गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चर्चा करेंगे राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन। तो राष्ट्रीय एकीकरण में कौन कौन से ऐसे तत्व है, कौन कौन से ऐसे एलिमेंट है जो बाधक तत्व के रूप में कार्य करते हैं, उन बाधक तत्वों के बारे में हम विवेचना करेंगे। हम हमारे इस महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर के बीए पाठ द्वितीय प्रश्न पत्र के रूप में द्वितीय वर्ष में ये पाठ्यक्रम में है। तो जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर, कोटा विश्वविद्यालय, राजस्थान विश्वविद्यालय जयपुर सहित भारत के विभिन्न प्रांतों तथा संपूर्ण भारत के संघ शासित प्रदेशों के विश्वविद्यालयों में इस प्रश्न पत्र को पढ़ाया जाता है। ये पाठ्यक्रम में दूसरी सामान्य सी बात है, चूंकि ये राष्ट्रीय एकीकरण, नेशनल इंटीग्रेशन संबंधित टॉपिक है, तो निश्चित रूप से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी, यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट की पीएससी की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षा होती है, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हम आज इस पर गहन चिंतन करेंगे अपने इस वीडियो में। इस बात को समझने की चेष्टा करेंगे कि ऐसे कौन कौन से तत्व है जो राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्व के रूप में राष्ट्र की एकता और अखंडता, अखंड राष्ट्र, अखंड भारत को खंड खंडित करने की जो योजना है उसमें सहायक सिद्ध होते हैं, या बाधाओं के कौन कौन से ऐसे बाधक तत्व है जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न करते हैं। उसमें हम अपनी प्राचीन कालखंड की व्यवस्था को सोचने और समझने की चेष्टा करेंगे। तो विविधता में एकता, अनेकता में एकता भारत का एक सिंबल रहा है। वैदिक कालखंड की हम उस स्वर्णिम परंपरा को समझने की चेष्टा करें तो निश्चित रूप से इस प्रकार के आयाम उल्लेखित और उद्धृत मिलते हैं कि जिसमें हमारी राष्ट्र की एकता, अखंडता न केवल भारत के संघ के छोटे छोटे देशी रियासतों और अन्य प्रदेशों में थी, बल्कि भारत ने तो संपूर्ण विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का भाव, इस प्रकार का आचरण रखने का परामर्श दिया और एक अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया। केवल कहा नहीं, अपने आचरण में इस बात को साबित किया। वसुधैव कुटुंबकम का भाव भारत के इस चिंतन में स्पष्ट रूप से हमें परिलक्षित और दृष्टिगत होता है। हम वैदिक कालखंड की उन परंपराओं पर प्रकाश डालते हैं और देखते हैं तो स्पष्ट रूप से ऐसा दृष्टिगत होता है और दिखाई देता है कि हमारा स्वर्णिम जो विरासत है, ऐतिहासिक जो विरासत है, वो निश्चित रूप से बहुत अच्छी रही है। तो इन वैदिक कालखंड की परंपरा के बाद में जब भारत स्वतंत्र होता है तो उस स्वतंत्रता के कालखंड में, उस स्वतंत्रता में जो स्वतंत्रता संग्राम चला था, उसमें ऐसे कौन कौन से विघटनकारी आयाम बीज के रूप में रोपित हो गए, जो कालांतर में अंकुरित होकर के हमारे राष्ट्रवाद को, हमारे राष्ट्रीय एकीकरण को क्षति पहुंचा रहे हैं। ऐसे कौन कौन से उस कालखंड के रोपित बीज अंकुरित हो गए हैं और वट वृक्ष के रूप में
उन्होंने अपनी शाखाएं प्रतिष्ठित कर दी है, जो हमारे वसुदेव कुटुंबकम, संपूर्ण विश्व एक कुटुंब और एक परिवार है, ऐसा चिंतन रखने वाला विश्व गुरु भारत आज खंड खंड, कहीं पर जाति के आधार पर, तो कहीं पर संप्रदाय के आधार पर, तो कहीं पर भाषा के आधार पर, तो कहीं पर आर्थिक विषमता के आधार पर दृष्टिगत हो रहा है, दिखाई दे रहा है। उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो इसका बिंदु आता है वो है जाति। देखिए, प्रोफेसर रजनी कोठारी इस बात को द पॉलिटिक्स इन इंडिया, एक कास्टिज्म के टॉपिक के अंतर्गत स्पष्ट रूप से इस बात को उल्लेखित करती है, और हमने अपने पूर्व वीडियो में भी इसके बारे में चर्चा भी की है कि भारत का व्यक्ति जाति में पैदा होता है, जाति में रहता है और जाति में ही मर जाता है। इस जातीयता की संकीर्ण सोच के कारण किस प्रकार राष्ट्रीय एकता खंडित और बाधित होती है, उसके बारे में हमें समझने का प्रयास यहां पर करना होगा। देखिए, प्राचीन कालखंड में जाति तो क्या, वर्ण व्यवस्था ही नहीं थी। कर्म के अनुसार वर्ण तय होता था। अर्थात हमारी जो सनातनी परंपरा है, वैदिक कालखंड की परंपरा है, हम पूर्व वैदिक और उत्तर वैदिक कालखंड की उस व्यवस्थाओं को देखें तो उस समय का जो वर्ण था, यदि कोई सेना में है और राजा की सेना में सीमाओं की सुरक्षा कर रहा है, तो वह क्षत्रिय हो गया। और उस क्षत्रिय के यहां जन्म लेने वाला बालक यदि अध्ययन और अध्यापन का कार्य करता है तो वो ब्राह्मण हो गया। अध्यापन का कार्य करवाने वाले उस ब्राह्मण के यहां पैदा होने वाला बालक यदि किसी भी प्रकार का व्यापार या व्यवसाय करता है तो वैसी हो गया। और अन्य कार्य करने वाला चाहे वैश्य के घर में जन्म ले, चाहे ब्राह्मण के घर में ले, चाहे क्षत्रिय के घर में ले, अन्य कार्य करने वाला शूद्र हो गया। इस प्रकार की व्यवस्था थी। कर्म के अनुसार वर्ण तय होना, जातीयता थी नहीं। अभी जो जातीयता के नाम पर नग्न नृत्य होते हैं और रक्त रंजित संघर्ष होते हैं, ये नहीं था। भारत में इसका सदैव अभाव रहा। विदेशी आक्रांताओं ने, आक्रमणकारियों ने आक्रमण करके भारत की इस संस्कृति की पहचान को समाप्त कर समाज को तोड़ने की चेष्टा करने के लिए उन्होंने एक कुचक्र चला और एक ऐसी रचना रची जिसके कारण समाज जातीयता के बंधन में जकड़ता गया। स्वतंत्रता के कालखंड में हम देखें तो उस समय केवल सत्ता कुछ वर्गों तक ही सीमित थी। उस सीमित सत्ता का उपयोग केवल उच्च वर्ग में उत्पन्न होने वाले लोग ही कर रहे थे। इसके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ।
सत्ता का विकेंद्रीकरण हो, इसके नाम पर, जातीयता के नाम पर राष्ट्र को तोड़ने की चेष्टा की, और वह कुचेष्टा इस प्रकार फलीभूत हो गई कि भारत में जातीयता के आधार पर रक्त रंजित संघर्ष होने लगे, जातीयता के दंगे होने लगे। यह जो व्यवस्था है ये भारत में धीरे धीरे इस प्रकार प्रबल बन गई कि राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में ये उत्पन्न होने लगे। तो यह जातीयता ही इस प्रकार का रक्त रंजित आयाम है जिसके कारण हमारी राष्ट्रीय एकता और अखंडता जो अक्षुण्ण बनी रहनी चाहिए थी वो नहीं रह पा रही। राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक तत्व या विघटनकारी तत्व में यदि हम प्रथम आयाम को समझने की चेष्टा या कोशिश करें तो वो जाति है। हर एक कार्य जाति के आधार पर होता है। हमारा चाहे विधानसभा का क्षेत्र हो, चाहे लोकसभा का क्षेत्र हो, जातीयता के आधार पर टिकट का वितरण होता है। मंत्रिमंडल का विस्तार भी जाति के अनुरूप होता है। अरे न्याय करने वाली, हम राजस्थान का उदाहरण समझने की कोशिश करें तो अर्ध न्यायिक जो बॉडी है, लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी, इसके अंदर बनने वाले आरपीएससी का चाहे चेयरमैन हो, अन्य सदस्य हो, इसमें भी जातिगत समीकरण देखने को मिलते हैं। मीणाओं को प्रतिनिधित्व मिल गया तो मेघवालों को मिलना चाहिए, जाटों को मिलना चाहिए, राजपूतों को मिलना चाहिए, ब्राह्मण समाज को मिलना चाहिए, उस समाज को मिलना चाहिए। क्या है वो? अब जाति के आधार पर जिसकी नियुक्ति की जा रही है वो क्या निष्पक्षता के आचरण से अन्य नियुक्तियां करेगा? नहीं करेगा। उसकी नियुक्ति भी इसी जाति के आधार पर हुई कि ये गुर्जर जाति का है या जाट जाति का है या मीणा जाति का है या मेघवाल है या ब्राह्मण है या राजपूत है। तो राष्ट्रीय एकीकरण का भाव कैसे आएगा? तो यहां समझने योग्य ये बात है कि जातीयता राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक तत्व है। दूसरा है सांप्रदायिकता। देखिए, समय समय पर भारत के राजनेता सांप्रदायिकता की भावनाओं को बल देते, हवा देते, क्योंकि उनके अपने तुच्छ स्वार्थ होते हैं। उनके अपने तुच्छ स्वार्थ होते हैं। सांप्रदायिकता इन तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए वो क्या करते हैं? संप्रदाय के आधार पर, भारत में कोई धर्म नहीं था, यहां पर एक सनातन परंपरा चलती थी, उसी के आधार पर वैदिक कालखंड को देख लीजिए, उत्तर वैदिक को देख लीजिए, परावैदिक कालखंड को देख लीजिए, या सनातन धर्म की जय हो। अभी भी परिपाटी देख लीजिए, कहीं पर भी कोई भी धार्मिक आयोजन होता है, वो चाहे रामचरितमानस का वाचन हो, रामायण का वाचन हो, या कोई भी भक्ति संगीत का आयोजन हो, चाहे नानी बाई की मायरे का वाचन हो, वहां पर गौ माता की जय बोली जाती है, सनातन धर्म की जय बोली जाती है।
और किसी भी धर्म की जय नहीं हो या उस धर्म का नाश हो, ऐसा कहीं पर भी उद्घोष नहीं लगाया जाता है। हम ऐसे धार्मिक आयोजनों में अपनी सहभागिता भी निभाते हैं। कुछ लोग दूरदर्शन या टीवी पर उन आयोजनों को देखते हैं। कभी देखी कि उस धर्म की जय हो और उस धर्म का नाश हो, ऐसा कभी नहीं होता। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। तो ये कहां से आ गया? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन आपस में, हिंदू मुस्लिम कहीं दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर सिखों के दंगे हो रहे हैं तो कहीं पर क्या हो रहा है, ये कहां से आ गया? संपूर्ण विश्व के परिदृश्य को छोड़िए, आप भारत के परिप्रेक्ष्य में देखिए। अरे हमारे राजनेताओं ने तो धर्म के आधार पर ही इस देश की नींव रखी है। हमने कभी समझने और सोचने की कोशिश भी नहीं की है, न समझने की चेष्टा की है। क्या था द्विराष्ट्र सिद्धांत? द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या था? धर्म के आधार पर दो देश बने थे कि नहीं बने थे? निश्चित रूप से उस कालखंड में जो कुचक्र अंग्रेजों ने रचा था, उसका शिकार राष्ट्रपिता महात्मा गांधी सहित कई लोग हो गए थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने इस द्विराष्ट्र या धर्म के आधार पर इस विभाजन का विरोध प्रारंभिक कालखंड में बहुत किया है, लेकिन कालांतर में उन्होंने भी इसी धर्म को आधार बना करके अपनी राजनीतिक रोटियों को सेका था। मेरी बहुत अगाध श्रद्धा है उनके प्रति, लेकिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी उसी हिंदू मुस्लिम के आधार पर जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत हुआ था, उसमें कई ऐसे गलत निर्णय किए हैं, पुस्तकों में पढ़ाया भी नहीं जा रहा है। उसी का यह परिणाम है। उस समय जो बीज रोपित किए गए थे वो अंकुरित होकर के वट वृक्ष के रूप में सांप्रदायिकता का वट वृक्ष है, जो वर्तमान में भारत को दंस रहा है। कभी हमने इसको सोचने और समझने की कोशिश ही नहीं की। अभी हम क्लास में जो विद्यार्थी बैठे हैं, आपको पता है आपके पास में जो बैठा है किस जाति का है, उसके पास वाला किस बिरादरी का है, वो किस पंथ का है, वो किस संप्रदाय का है? कभी मन में ऐसा भाव भी आता है क्या? कभी नहीं आता। सभी हम सामूहिक रूप से बैठे हैं। तो अचानक ये रक्त रंजित संघर्ष क्यों होते? ये खून की होलियां क्यों खेली जाती है? यही सांप्रदायिकता। राजनेता उसको राजनीतिक अवसरवादिता का रूप देते हुए सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे देते हैं। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता है वो बाधित होती है। इससे क्या है? हमारी राष्ट्रीय एकता बाधित होती है। तीसरा आता है अल्पसंख्यकों का सवाल। अल्पसंख्यकों का सवाल। इससे भी हमारी राष्ट्रीय एकता किस प्रकार बाधित होती है, ये हमारे को समझना पड़ेगा। देखिए,
मारवाड़ का कोई भी व्यक्ति, मारवाड़ी, महाराष्ट्र में अपना व्यापार कर रहा है, पूर्वोत्तर भारत में अपना व्यापार कर रहा है, तो वो वहां पर क्या है? अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक का तात्पर्य यहां मुस्लिम या जैन या पारसी से नहीं है। अल्पसंख्यक के आधार, अल्पसंख्यक का तात्पर्य वहां उस प्रांत में, उस राज्य में, वो चाहे नौकरी में हो या अपना व्यापार कर रहा हो या वहां पर व्यवसाय कर रहा हो, वो वहां पर संख्या में न्यून है, अल्प है, तो उस अल्पसंख्यक का वहां विरोध होता है। मारवाड़ के लोग जो गुजरात में व्यापार कर रहे हैं, उनका वहां के गुजराती विरोध करते हैं। गुजरात के गुजराती जो महाराष्ट्र में व्यापार कर रहे हैं, तो महाराष्ट्र के वहां के जो महाराष्ट्रियन है, वो उन गुजरातियों का विरोध करते हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, शिवसेना उदाहरण पुराना हो गया। कल भी अपन ने थोड़ी सी चर्चा की थी। शिवसेना एक राजनीतिक दल बन गया। उसने निश्चित रूप से उग्रता से अन्य लोगों का विरोध किया, लेकिन पिछला एक उदाहरण देखें तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने तो असम की लक्षित सेना को भी पीछे रख दिया। ये क्या है? ये अल्पसंख्यक जो वहां पर संख्या में कम है, उनका विरोध है। उनका विरोध भी इस प्रकार से है कि वहां उनको भगाने के लिए उग्र आंदोलन होते हैं। नहीं होता है तो उनको वहां से बलपूर्वक भगाया जाता है। तो अल्पसंख्यक का जो सवाल है, वो निश्चित रूप से भारत की राजनीति में बहुत विघटनकारी है। इसका एक दूसरा भी उदाहरण है। वो दूसरा उदाहरण ये है कि जाति के आधार पर अल्पसंख्यक, जिस जाति का जहां पर बाहुल्य है, अन्य अल्पसंख्यक जाति के जो लोग हैं वो अत्याचार करते हैं दूसरों। अब जब वो अल्पसंख्यक लोग प्रताड़ित होते हैं, विभिन्न प्रकार की यातनाएं सहते हैं, उनके साथ में वहां अत्याचार किया जाता है, तो राष्ट्रवाद किसको याद आता है बताइए? तो भारत का परिदृश्य हम यदि देखें, प्राचीन कालखंड का हम स्वर्णिम इतिहास देखें, उस ऐतिहासिक विरासत को थोड़ा सा मन और मस्तिष्क में लाए तो हमें लज्जा आती है। अरे संपूर्ण विश्व को अपना परिवार और कुटुंब मानने वाले भारत में ये छोटे छोटे संकीर्ण और तुच्छ जो सवाल है, ये उत्पन्न कहां से होते? तो राष्ट्रीय एकीकरण को बाधा पहुंचाने में सबसे बड़ा अल्पसंख्यकों का जो सवाल है, यह भी महत्वपूर्ण और विघटनकारी है। इसके बाद में छोटे छोटे राज्यों की मांग, छोटे 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 राज्यों की मांग। अब देखिए, तमिलनाडु है,
वहां द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक राजनीतिक दल बना। उन्होंने कहा यह द्रविड़ों का स्थान है, यह एक राज्य बनना चाहिए जिसका नाम द्रविड़िस्तान होना चाहिए। तो ये द्रविड़िस्तान के बाद में एडीएमके बना, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम। एआईडीएमके ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, सुश्री जयललिता वाली पार्टी। तो मूल रूप से हम जाए वह समझने की कोशिश करें तो वहां पर तमिलनाडु में और वहां का जो क्षेत्र है आसपास का, वह द्रविड़िस्तान की बात की गई। देखिए, जाति के स्थान पर, जाति के नाम पर भी कुछ जैसे गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है, वो कहते हमारा गुर्जरिस्तान बना दीजिए। हरियाणा और उसके आसपास का कुछ बेल्ट को जोड़ करके जाट बाहुल्य क्षेत्र है, तो हमारा जाटिस्तान बना दीजिए। मारवाड़ के क्षेत्र को देख करके जहां राजपूत बाहुल्य है, वो कहते हैं हमारा राजपूतान बना दीजिए। अरे एक ही प्रांत में, एक ही राज्य राजस्थान में, अपन ने अभी 2-3 उदाहरण दे दिए। तो भिन्न भिन्न राज्यों की हम चर्चा करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो उन राज्यों में ऐसे कितने अनुपम उदाहरण मिलेंगे या बेजोड़ उदाहरण मिलेंगे जो ये बात करते हैं कि हमारा यह स्थान होना चाहिए। महाराष्ट्र मराठों का है, दूसरे यहां पर क्या मांगते हैं? उनको भगा दीजिए यहां पर। ये मिजो जाति के लोगों का रहने का स्थान है, ये नागाओं का क्षेत्र है, ये हमारे बिहार के छोटा नागपुर का जो क्षेत्र है। अरे भाई, आप एक ही प्रांत को कितने भागों में तोड़ोगे या एक ही राज्य को कितने भागों में तोड़ोगे? तो निश्चित रूप से ये विघटनकारी और बाधक तत्व है। छोटे छोटे राज्यों में, वो चाहे विदर्भ प्रदेश हो, गोरखालैंड हो, नागालैंड हो, चाहे कोई भी प्रदेश हो, बोडोलैंड हो, तो ये जो मरु प्रदेश हो, ये जो आपको उदाहरण अलग अलग मिले, ये अखंडित भारत को खंड खंड करने का जो षड्यंत्र रचते हैं, वो इनको हवा देते कि छोटा राज्य होगा तो वह विकास ज्यादा होगा। अरे भारतवर्ष से पहले थोड़ा सा हम कोशिश करें समझने की, तो आर्यव्रत था, सोने की चिड़िया था, घी और दूध की नदियां बहती थी। इस प्रकार की जो विपुल संपदा हमारे पास थी, इसी के कारण जगत गुरु सोने की चिड़िया भारत जो कहलाता था, वैसे तो वो तो अखंडित था, उसमें तो कोई छोटे छोटे राज्य नहीं थे। इस प्रकार छोटे छोटे राज्यों की मांग पर रक्त रंजित दंगे भी नहीं होते थे, संघर्ष भी नहीं होता था। फलतः इस बात को हमारे को समझने की कोशिश करनी पड़ेगी, समझने की चेष्टा करनी पड़ेगी कि छोटे छोटे राज्यों की जो मांग उठती है वो अनुचित है और असंगत है। वहां पर क्या होता है? विद्रोह और वैमनस्य, विद्रोह और वैमनस्य
के आधार पर असंयम दंगे होते, प्रतियोगिताएं होती, जिससे हमारे समाज में एक रूपता के स्थान पर बिखराव आता है। हमें यह समझना पड़ेगा, हमारी प्राचीन कालखंड की जो वैभवशाली परंपरा थी अखंड भारत की, जिसमें संपूर्ण विश्व को एक कुटुंब समझा जाता था, उस विचारधारा में भटकाव आया कहां पर है, वो बिखराव आया कहां पर है, उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। तब जाकर के राष्ट्रीय एकीकरण है वो पुनः प्रतिष्ठित होगा। तो राष्ट्रीय एकीकरण के बाधक तत्वों में छोटे छोटे राज्य है वो की जो मांग है वो सबसे महत्वपूर्ण बाधककारी तत्व के रूप में कार्य कर रही है। फिर आता है भाषाई विवाद। अभी हमने चर्चा की थी छोटे छोटे राज्यों की मांग और प्रादेशिकता। छोटा छोटा जो प्रदेश होता है, जैसे अपन ने डीएमके का उदाहरण दिया था, तो उसमें हम छोटे छोटे राज्यों की मांग या प्रादेशिकता, इन दोनों ही आयामों को आसानी से समझ सकते हैं कि किस प्रकार प्रादेशिकता के कारण एक अलगाव का भाव, एक समाज में भटकाव आ जाता है और उसी भटकाव के कारण हमारा समाज भटक करके अलगाव का भाव रखते हुए स्वायत्तता की बात करते हैं और कालांतर में राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व, विघटनकारी तत्व के रूप में कार्य करते हुए पृथकता की बात करते हैं। तो ये विघटनकारी तत्व या बाधक तत्व के रूप में कार्य करते हैं। इसके बाद में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाषाई विवाद किस प्रकार राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक है। तो कल भी अपन ने समझा है और पूर्व के 2-4 वीडियो में भी कई बार चर्चा किया है कि भाषा राष्ट्रवाद की जबरदस्त परिरक्षक और जबरदस्त परिपोषक होती है। भाषा एकता के सूत्र में राष्ट्र को बांधे रखती है। अरे भाषा ही तो वो संपर्क सूत्र है जिससे राष्ट्रीय एकता है वो बनती है। प्राचीन कालखंड में, हमारे वैदिक कालखंड की जो वैदिक परंपरा थी, उस वैदिक परंपरा के बाद में महर्षि दयानंद के द्वारा इस बात को प्रबलता से रखा गया था। लगभग 2 शताब्दी पूर्व, 200 वर्ष पहले इस बात को रखा गया था कि देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होगी। और कालांतर में जब मनीषियों द्वारा संविधान सभा में मंथन हो रहा था तो संविधान सभा के सदस्यों ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343 का के तहत
देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा माना। दक्षिणी भारत के राज्यों ने इसका विरोध किया और विरोध भी इतनी प्रबलता से किया कि संविधान में इसका उल्लेख करना पड़ गया कि राजकाज की भाषा देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा होगी। और आगे के 15 वर्ष में इस प्रकार परिवर्तन हो गया, भाषाई आधार पर बहुत रक्त रंजित संघर्ष हुए, बहुत दंगे हुए, कई प्रकार के आयोग, समितियां, भाषा के आधार पर दर आयोग, विभिन्न प्रकार की कमेटियां गठित की गई और तय किया गया 15 वर्ष बाद में 1965 में 1965 में सहभाषा अधिनियम लाया गया। 1965 में 15 वर्ष पश्चात सहभाषा अधिनियम लाया गया और सहभाषा अधिनियम के तहत यह बात तय किया गया कि अंग्रेजी है वह सहभाषा के रूप में कार्य करेगी। प्रारंभिक कालखंड में तो केवल इतना ही था कि राज्य की भाषा या राजकाज की भाषा देवनागरी लिपि की हिंदी भाषा रहेगी, लेकिन सहभाषा अंग्रेजी रहेगी। 15 साल में कितना परिवर्तन हो गया कि सहभाषा अधिनियम लाया गया और सहभाषा अधिनियम में यह बात तय की गई कि आगे अनंत काल तक, यानी कोई निर्धारित कालखंड नहीं था, पहले तो कालखंड निर्धारित हो गया कि 15 वर्ष तक अंग्रेजी सहभाषा के रूप में रहेगी, तो वह 15 वर्ष, चूंकि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, तो 15 वर्ष 1965 में पूरे हो रहे थे। तो 1965 में सहभाषा अधिनियम में कोई कालखंड निर्धारित नहीं किया और कह दिया सहभाषा के रूप में अंग्रेजी काम करेगी। उसका कारण था, वो चाहे दक्षिणी भारत हो या भारत के अन्य राज्य हो। अपनी चर्चा चल रही थी कि दक्षिणी भारत हो चाहे भारत के अन्य राज्य हो, प्रत्येक राज्यों अपनी अपनी भाषा है, लेकिन दक्षिणी भारत की जो भाषाएं हैं, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, मिजो है, तो ये जितनी भी भाषाएं हैं, सिंथाली है, डोगरी है, कागड़ी है, गुजराती है, बहुत सारी भाषा, 22 भाषा, उनमें इस प्रकार का एक परिदृश्य उत्पन्न हो गया है कि वह अपने उस भाषा को छोड़ नहीं पा रहे हैं। सबसे ज्यादा दक्षिणी भारत में भाषा के आधार पर विरोध होता है और वह विरोध इसी प्रकार इतना बढ़ गया है कि राष्ट्रीय एकता को वो विघटनकारी तत्व के रूप में सबसे अधिक
दंश रहा है या प्रभावित कर रहा है। एक है अत्यधिक आर्थिक विषमता, अत्यधिक आर्थिक विषमता। ये जो अत्यधिक आर्थिक विषमता है, ये भी राष्ट्रीय एकता को बाधक तत्व के रूप में, क्योंकि कहीं पर तो इतना अर्थ का प्रभाव हो गया है कि अभावग्रस्त लोग में खाने पीने को कुछ भी नहीं, पूरे दिन मजदूरी करते हैं फिर भी भरपेट उनको भोजन नहीं मिलता। कुछ परिवारों में इस प्रकार का परिदृश्य रहता है कि क्या क्या खाएं। हम किसी विवाह उत्सव वगैरह में जाते हैं और विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को देखते हैं, जो स्टालें लगी हुई होती है, कहीं कहीं 200 स्टालें लगी रहती है, कहीं पर 80 लगी हुई, कहीं पर 100 लगी हुई है, तो क्या खाएं बताइए। एक ऐसा विपन्न समुदाय है जिनके सामने समस्या है, उनके तो समस्या है कि क्या क्या खाएं और इधर केवल क्या खाएं। यह आर्थिक विषमता है। यह आर्थिक विषमता की खाई दिन प्रतिदिन इतनी गहरी होती गई, इतनी बढ़ती गई कि आपस में वैमनस्य उत्पन्न होने लगा। वो जो विपन्न समुदाय का बहुसंख्यक व्यक्ति है, लोग हैं, वो अल्पसंख्यक संपन्न परिवारों के विरुद्ध उग्र आंदोलन करने लगे। उनका प्रतिरोध होने लगा, जिससे राष्ट्रीय एकता को बहुत बाधा पहुंची। तो राष्ट्र की एकता में और राष्ट्रीय एकीकरण में आर्थिक विषमता है, वो बहुत बड़ी विघटनकारी कारक है। राजनीतिक अवसरवादिता, यही तो सबसे प्रमुख कारण है। राजनीतिक अवसरवादिता। राजनेता इसी अवसर में रहते हैं कि कब हम समाज को जो अखंडित है उसको खंड खंड करके अपने पक्ष में अपनी वोट बैंक को बढ़ाने की कोशिश करें। सबसे पहले तो राजनीतिक दल जातीयता के आधार पर अपने पक्ष में ध्रुवीकरण करते हैं, फिर कोई दूसरा धर्म और संप्रदाय के आधार पर वो मौके की तलाश में ही रहते हैं और वो क्या करते हैं, पृथकतावादी आंदोलन प्रारंभ कर देते हैं। क्या करते हैं, पृथकतावादी आंदोलन प्रारंभ करते हैं और वो आंदोलन इस प्रकार गति पकड़ जाता है कि राष्ट्रीय एकीकरण है वो बाधक होने लगता है या उसमें बाधा उत्पन्न होने लगती है, और जिससे कालांतर में उग्र आंदोलन हिंसात्मक गतिविधियों में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? हिंसात्मक गतिविधियां।
ये जो हिंसात्मक गतिविधियां हैं, इन्हीं से रक्त रंजित संघर्ष उत्पन्न होते हैं और राष्ट्रीय एकीकरण में बाधा उत्पन्न हो जाती है। क्योंकि हमारा जो राष्ट्र है, जो एकता के सूत्र में बंधा है, उस एकता के सूत्र में उसको तोड़ने के लिए छोटे छोटे खंड खंड एक सूत्र में विभिन्न माले के रूप में, जिसको संजो करके पुरो करके एक माला बना रखी है, उस माला को तोड़ने से, उस धागे को तोड़ने से जिस प्रकार उसका प्रत्येक मन का अलग अलग हो जाता है, ठीक उसी प्रकार ये राजनेता अपनी अवसरवादिता को भुनाते हुए, पृथकतावादी आंदोलन को बढ़ावा देते हुए, हिंसात्मक गतिविधियों को बढ़ावा देते हुए, रक्त रंजित संघर्ष और नग्न नृत्य करते हुए हमारी राष्ट्रीय एकता को बाधा पहुंचाते हैं। अब अंतिम एक छोटा सा और बचा है, वो है भ्रष्टाचार। हमारे देश को भ्रष्टाचार धुन की तरह खा रहा है। भ्रष्टाचार वो आयाम है जो राष्ट्रीय एकता को सबसे बड़ी बाधा के रूप में, बाधककारी तत्व के रूप में खड़ा है। यदि यह भ्रष्ट आचरण हमारे जीवन में नहीं हो तो निश्चित रूप से हमारी राष्ट्रीय एकता है वो पुनः वापस प्रतिष्ठित हो सकती है। तो उसी राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? भ्रष्टाचार को समाप्त करना पड़ेगा। और सामान्य शब्दों में यदि हम इस बात को कह दे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि भ्रष्टाचार एक शिष्टाचार बन गया। वर्तमान में अत्यधिक कार्य भ्रष्ट आचरण के कारण ही होते हैं। समझ लो अपने जीवन में कोई भ्रष्ट आचरण नहीं करता है, ईमानदारी पूर्वक चलता है, तो उसको कई कड़ी परीक्षाएं देनी पड़ती है, सफलता नहीं मिलती है उसको कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की कड़ी से जुड़ना ही पड़ेगा। यदि इस राष्ट्र की किसी कड़ी में आप जुड़ना चाहते हो और अपना विकास करना चाहते हो, कुछ निश्चित रूप से वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, वहां पर भी कुछ अच्छे लोग हैं। टीएन शेषन, प्रणब मुखर्जी, बहुत सारे लोग, अटल बिहारी वाजपेयी, वर्तमान में भी अच्छे लोग हैं। प्रशासनिक अधिकारियों में भी बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध है। यदि इनकी संख्या बढ़ाई जाए और उनको संबल मिले तो जो धरती पुत्र भी कुछ इस प्रकार के हैं जो इस प्रकार के आचरण में अपनी कोई किसी भी प्रकार की मंशा नहीं रखते हैं, वो यदि राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में जुड़ जाते हैं, ऐसे लोग साधक और मौन तपस्वी होते हैं। ईमानदारी ही उनकी पूजा और कर्म ही उनका जीवन है। ऐसे ध्येयनिष्ठ साधक और मौन तपस्वी प्रवृत्ति के जो लोग हैं वो अन्य अन्य क्षेत्रों में है, उनको राष्ट्रवाद की मुख्य धारा में हमें जोड़ना ही पड़ेगा यदि हम राष्ट्रीय एकीकरण करना चाहते हैं या राष्ट्रवाद को हम प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। तो इस प्रकार कई कमजोर कड़ियां हैं
भ्रष्टाचार सहित जो राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में कार्य कर रही है। आज जो हमने राष्ट्रीय एकीकरण के बारे में जो पढ़ा है उसमें जातीयता, सांप्रदायिकता, अल्पसंख्यक का सवाल, छोटे छोटे राज्यों की मांग, प्रादेशिकता, भाषाई विवाद, तो इस प्रकार अत्यधिक आर्थिक विषमता, राजनीतिक अवसरवादिता और भ्रष्टाचार, हिंसात्मक गतिविधियां, राजनीतिक अवसरवादिता, ये जितनी भी चीजें हैं ये राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व के रूप में कार्य करती है। आज इतना है।